मिशन 100% फिजिकल सन 2026 इसमें आपका स्वागत है। अभी इस बार जो मैंने सोचा हुआ है कि पिछले बार का सारा वीडियो पहले बना हुआ है, सिलेबस चेंज भी नहीं हुआ है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि और बेहतर तरीके से बच्चों को समझाऊं ताकि इस बार और बेहतर तरीके से बच्चे पिछले बार जो बच्चे मेरे से हेल्प लिए तो उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से हेल्प ले पाए। तो बिना समय गवाए वन शॉट है ये। फिर चैप्टर 2 का अभी तक चैप्टर 1 का जितना चीज आ चुका है, जो चीज इंपॉर्टेंट बना चुका हूं मैं 100 to 100 की कॉपी दिखा चुका हूं, जो भी चीज कर चुका हूं वो सबका डिस्क्रिप्शन का जितने वीडियोस बार का है इसका डिस्क्रिप्शन का एक लिंक जो है बन जाएगा। ये भी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा 26 वाले में। तो देखिए सेकंड चैप्टर शुरू होता है चिल्ड्रन वुमेन स्पोर्ट्स। जो सेकंड चैप्टर है आपका, यहाँ पर एक्सरसाइज गाइडलाइंस फॉर WHO फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स, यहाँ से आपका सिलेबस शुरू होता है। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, जल्दी से देख लेते हैं कि इसमें हम लोग का क्या है। यहाँ बहुत जो एनसीईआरटी का बुक है जिससे कि मेन जिसको मानता है सीबीएसई, उससे मैंने डेटा लिया हुआ सारा, और कुछ बुक से भी इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक मिला तो वहां से भी जोड़ दिया हमने। और अदिति हैं जिन्होंने इसको बनाने में हेल्प किया है। एज ग्रुप रिकमेंडेड फिजिकल एक्टिविटी, सेडेंटरी बिहेवियर, स्लिप। अब इसमें ना सब कुछ क्वेश्चन कुछ पूछ देता है। जैसे कभी पूछ देता है कि स्लिप जो है वो किस एज ग्रुप को कितना चाहिए, किसको कितना सोना चाहिए, कितने टाइम का एक्टिविटी होना चाहिए, क्या रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, वो सारा चीज इसमें यहाँ है। तो देखिए इन्फेंट्स जो है बिलो 1 ईयर, इनको फिजिकली एक्टिव सीवियर टाइम्स ए डे थ्रू इंटरैक्टिव फ्लोर बेस्ड एक्टिविटी। देखिए छोटे बच्चों को जो कि अभी चल नहीं पा रहे हैं, 1 साल में तो चलने सीखते हैं, तो उनको फ्लोर बेस्ड एक्टिविटी यानी कि टम्मी टाइम, यानी कि पेट केवल लेटा दीजिए, उसके पेट केवल खेलेगा थोड़ा, जब क्रॉलिंग कर रहा था खिसकने लगता तो उस समय के लिए। तो ये सारा कुछ जो है फ्लोर बेस्ड एक्टिविटी इंक्लूडिंग 90 मिनट्स ऑफ टमी टाइम। ये अब एक जगह क्वेश्चन पूछा था प्रीवियस ईयर में एक बार कि टमी टाइम जो है वो कब होना चाहिए, व्हेन ही स्लीपिंग और वेकिंग। तो सोए में उसको टमी में अगर रख भी दिए तो उससे क्या फायदा है। तो टमी टाइम कैसे होना चाहिए, व्हेन ही और सी अवेक, जब बच्चे जगे हुए रहे तब। ये एक क्वेश्चन हो गया। नॉट बी रिस्ट्रेंड मोर देन 1 आवर एट टाइम, स्क्रीन टाइम इज नॉट रिकमेंडेड। छोटे बच्चों को तो एकदम मोबाइल और किसी भी तरह का डिजिटल स्क्रीन से दूर रखना है जितना ज्यादा हो सके, क्योंकि इसका सीवियर बैड इफेक्ट देखा गया है। स्लीप 14 to 70 आवर्स 0 to 3 मंथ के लिए 14 to 70 आवर्स, और 12 to 16 मंथ के लिए 4 to 11 मंथ एज के लिए 12 to 16 आवर। तो ये याद रखिएगा 14 to 17 आवर्स कितने तो 3 मंथ के लिए, 3 मंथ का थोड़ा सा घटेगा और वहां 12 to 16 आवर्स आ जाएगा। यानी कि आपका 1 साल तक में करीब 12 से 16 घंटे बच्चे को ज्यादा सोना चाहिए। उसके नींद को जो तोड़ना नहीं चाहिए अपने ओर से। जब वो खुद उठे तभी उसके साथ जो है उसको खिलाना पिलाना, उसका मसाज जो भी कुछ है, तो उसको सोते समय उसको कंफर्ट में रखना है। तो इसको थोड़ा सा एक बार ऐसे, ये पूरा का पूरा मैं पीडीएफ जो इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, आप उस लिंक के थ्रू पूरा का पूरा ये नोट्स जो है ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। टोडलर्स 1 to 2 years, at least 180 minutes in a variety of types of physical activities including moderate to vigorous intensity physical activity। टोडलर्स जैसे आप चलने लगे हैं लेकिन बहुत ज्यादा बैलेंस्ड नहीं है, लेकिन चलने लगे हैं अब, जो कि लड़खड़ाते दौड़ते तो गिर भी जाते हैं, जो 1 to 2 years वाले हैं। एटलीस्ट 180 मिनट्स वैरायटी ऑफ टाइप्स एक्सरसाइज, यानी कि कूदना फाड़ना दौड़ना छुआ छुई खेलना, इस टाइप का चीज धीरे धीरे उन खुश होकर उनको दौड़ने देना, थोड़ा सा जंपिंग भी सिखा देना। और इस उम्र में एकदम कैचिंग थ्रोइंग का कोऑर्डिनेशन, यानी कि स्किल जो है, जो बेसिक स्किल वो तो कर पाते हैं, लेकिन जो फाइन स्किल है, फाइन मोटर एक्टिविटी है, ग्रॉस मोटर एक्टिविटी कर लेते हैं, लेकिन फाइन मोटर एक्टिविटी उनको दिक्कत होती है। तो एटलीस्ट 180 मिनट्स इसमें चाहिए। देखिए इसमें भी सब ऑब्जेक्टिव बनता है। तो टॉडलर्स को कितने देर का वेराइटी ऑफ एक्टिविटी देना चाहिए, तो 180 मिनट्स। नॉट रेस्ट्रेंट फॉर मोर देन 1 आवर इन ए एनकरेजिंग रीडिंग एंड शॉर्ट स्टोरी टेलिंग। अब देखिए 1-2 साल में जब बच्चे थोड़ी भाषा सीख गए तो उनके भाषा को और ज्यादा प्रखर करने के लिए, और ज्यादा बेटर करने के लिए, बेटर लैंग्वेज लर्निंग के लिए और उनकी इमेजिनेशन को बढ़ाने के लिए स्टोरी टेलिंग बहुत ही अच्छा माध्यम है। वो भी नया स्टोरी गढ़ने शुरू करते हैं इस दौरान। तो ये जो है परियों की कहानी, भूतों की कहानी, इस तरह की कहानियां उनको बड़ी पसंद पड़ती है फिर धीरे धीरे।
लेकिन 1 to 2 ईयर्स को अधिकतर चाहिए कि परियों कहानी, राजा रानी कहानी, गुड़ियों का इस तरह की कहानी सुनाई जाए जिसमें उनको डर ना लगे, उनको इंकरेजमेंट लगे। और 11 to 14 आवर्स गुड क्वालिटी स्लीप यहाँ चाहिए, यानी कि जो 12 to 16 था वहाँ 12 to 16 थी, 11 to 14 यहाँ आ गया। शुरू में तो उससे भी ज़्यादा था, 14 to 17 था, वहाँ से थोड़ा थोड़ा घटा, फिर यहाँ पर। तो इसको ना थोड़ा थोड़ा सा केवल ये देख लेना, ये वाला ना डेटा आपको ना थोड़ा मन में क्या रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए। सब्जेक्टिव के लिए अगर कभी पूछ देता है कि आप इस एज ग्रुप को क्या एक्सरसाइज प्रेफर करेंगे, तो सब्जेक्टिव में नंबर ऐसे भी मिल जाएगा। कैसे? तो आप अपने अगल बगल दाएं बाएं देखिए कि उस उम्र के बच्चे अधिकतर क्या करते हैं, वही अधिकतर WHO बोला है कि ठीक ढंग से कराने के लिए। बस जैसे आपको मिला कि 4 to 6 ईयर्स के बच्चे को क्या करना चाहिए, तो 4 to 6 ईयर्स तो आप अपने अगल बगल दाएं बाएं देखिए कौन बच्चा LKG UKG 1 में पढ़ रहा है, उन लोग अधिकतर क्या करता है, तो प्लेइंग गेम, कैचिंग थ्रोइंग एक्टिविटी, जंपिंग कराना है थोड़ा, और इंटरटेन रिक्रिएशनल गेम्स में उसको पार्टिसिपेट करना है। इसी तरह का सारा लिखना है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, जब ऑप्शंस रहता है तो आपको याद रहना चाहिए कि टॉडलर्स के 180 मिनट्स का डिफरेंट एक्सरसाइज होना चाहिए, उनको जो 11 से 14 ईयर्स, क्योंकि देता है कि ऑप्शन में कि कितना सोना चाहिए उसको, तो उसका थोड़ा थोड़ा याद रहना चाहिए। और 1 घंटा से ज्यादा उनको किसी भी क्रॉलिंग वाले जगह पे या हाई स्पेस पे नहीं रखना, ये भी इसमें है, यहाँ उसी के रिलेटेड लिखा हुआ है। प्री स्कूल छोटे बच्चों को मोबाइल से दूर रखना है। यहाँ पर क्या होता है कि मोर देन 1 आवर एट ए टाइम जो है उनको कभी भी ये कोई भी डिजिटल जो स्क्रीन है उससे दूर रखना है। प्री स्कूल 3 to 4 ईयर्स, माने अब प्री स्कूलिंग जहाँ शुरू हो जाता है, जहाँ पर आदत दिलाई जाती है कि मम्मी पापा को छोड़ के भी थोड़ा जीना है समाज में भी, वहां से प्री स्कूल शुरू होता है। तो एटलीस्ट 180 मिनट्स इन अ वेराइटी ऑफ टाइप्स ऑफ, वो लगभग मिला जुला है। वेराइटी ऑफ टाइप्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी यहाँ होना चाहिए, और मॉडरेट टू विग्रस इंटेंसिटी की एक्सरसाइज जो है धीरे धीरे, देखिए शुरुआत में टमी टाइम था, उसके बाद हल्का सा रिक्रेशनल था, अब धीरे धीरे जो है थोड़ा सा विग्रस एक्टिविटी में भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा दौड़ा भी सकते हैं, जैसे जाओ 100 मीटर दौड़ लो, तो यहाँ से शुरू हो जाता है। लेकिन वेराइटी ऑफ थिंग कराने तो बच्चे बोर हो जाएंगे। तो छोटे बच्चे को ऐसा नहीं कि आप वेट ट्रेनिंग कराना शुरू कर दीजिएगा या कोई भी विग्रस कोई ट्रेनिंग कराना शुरू कर दीजिएगा, वैसा नहीं कर सकते हैं कि इंटरवल ट्रेनिंग या फिर उसको फाटलिक ट्रेनिंग मिलेगा। लेकिन हाँ, वेराइटी ऑफ एक्टिविटी इसको कराना है, जैसे कि बच्चों को खेलने छोड़ देना, तो वो भी एक एक्टिविटी होगी। छोड़ो फुटबॉल देके बच्चों को खेलो, आपस में दौड़ो भागो। नॉट रिस्टेंड मोर देन 1 आवर एट ए टाइम, और 1 घंटा ज्यादा कहीं भी एक जगह से उनको रिस्टेंड नहीं करना, क्योंकि मन चंचल होता है उनका, उनको थोड़ा सा इधर उधर, वो लाइन है कि धूप में निकलो, घटाओ में नहा कर देखो जिंदगी क्या है, किताबों को हटा कर देखो, तो छोटे बच्चों को वैसे ही छोड़ देना है। इनकरेज रीडिंग एंड स्टोरी टेलिंग, यहाँ पर भी बच्चों को, अभी मैं कभी कभी मेरा जब अच्छा भाग्य होता है तो कभी कभी छोटे बच्चों के साथ जाने का मौका मिलता है, तो वहाँ स्टोरी टेलिंग बड़ा पसंद है उनको, मुझे हमेशा पकड़ते सर कहानी सुनाइए। 10 to 13 आवर्स ऑफ गुड स्लीप यहाँ पर प्री स्कूल वाले बच्चों के लिए। तो थोड़ा जो घट रहा है उसका एक डेटा दिमाग में होना चाहिए कि पहले क्या है, 14 to 17 है, फिर 11 to 16 है, फिर और घटा, फिर यहाँ 10 to 13 आया, तो ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट 5 to 17, अब देखिए ये एनसीईआरटी के अनुसार है। अब यहाँ पर कभी कभी पूछ देता है अर्ली चाइल्डहुड, मिड चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड, तो याद रखिएगा अर्ली चाइल्डहुड जो है, जैसे कि टॉडलर्स खत्म है 2, तो 3 to 5 ईयर्स अर्ली चाइल्डहुड है, 6 to 9 जो है वो मिड चाइल्डहुड है, 10 to 12 ये है लेट चाइल्डहुड, और 13 से तो फिर टीन एज में आ गया, एडोलेसेंट में आ गया। लेकिन यहाँ पर लिखा है चिल्ड्रन और एडोलेसेंट को एक साथ जोड़ दिया 5 to 17, इसी के अंदर बांटा गया है एनसीईआरटी में, जो कि मैं क्लियर कर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर नोट्स में उतना टाइम नहीं था, तो यहाँ पर नहीं लिखा गया, लेकिन फिर भी एक क्लियर एक डाटा। ऑब्जेक्टिव वाला मेरा वीडियो देखिएगा तो सब क्लियर हो जाएगा, वहाँ सब कुछ पूछा हुआ है, क्योंकि 170 क्वेश्चन मैंने ऑब्जेक्टिव के जो निकाले हुए हैं उसमें सारा कुछ है ऑब्जेक्टिव नॉलेज। लेकिन ये बेसिक जो नोट्स बनता है और जिसमें, और सब्जेक्टिव में कैसे नंबर मिलेगा वो वन शॉट में पूरा आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो देख लिया, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो आपका एक भी नंबर कहीं से नहीं कटने वाला रहे। ये है लिखने का ढंग भी एक हो गया, कैसे आपको लिखना एग्जाम में। चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट 5 to 17 ईयर्स, मॉडरेट टू विग्रस इंटेंसिटी, एरोबिक एक्टिविटीज यहाँ से शुरू हो गया। एरोबिक एक्टिविटीज का मतलब होता है जिसमें साइकिलिंग, जॉगिंग, वॉकिंग, रनिंग नहीं, रनिंग एरोबिक में आ जाएगा जब तेज दौड़ेंगे, स्प्रिंटिंग नहीं, तो वो जो है एरोबिक एक्टिविटीज सच एज वॉकिंग, रनिंग एटलीस्ट फॉर 1 आवर इन डे, 1 घंटा में 1 घंटा का रनिंग, वॉकिंग, जॉगिंग ये सब होना चाहिए बच्चों का।
5 to 17। अब लेकिन यहाँ पर जब 17 घुस गया, जब जैसे हम आ जाएंगे एडोलेसेंट में घुसेंगे तो साथ ही साथ हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज भी घुसेगा वहाँ। तो सिर्फ एडोलेसेंट के लिए अलग बोलेगा तो वहाँ पे आपको लिखना है विग्रेस एक्टिविटीज होनी चाहिए। नॉट मोर देन 2 आवर्स ऑफ सेडेंटरी। अब यहाँ पर है कि पहले था 1 घंटा से ज्यादा नहीं, अब यहाँ के 2 घंटा लगातार पढ़ सकते हैं आप, और 2 घंटा लगातार कोई भी बैठ के एक्टिविटी कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, बीच में घूम फिर लेना चाहिए। 8 to 10 आवर्स का स्लीप अप हो गया यहाँ से। यहाँ पर अब 8 आवर्स तक में भी नींद पूरी हो जाएगी, लेकिन 8 to 10 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि रेंज बढ़ा दिया है। 5 to 17 है तो 5 to 10 तक 10 हुआ, उसका घट गया तो 8 तक। यहाँ पर एडल्ट्स, एनसीईआरटी ने एडल्ट्स एक ही बार में बड़ा रेंज दिया है 18 to 64। ये ऑब्जेक्टिव पूछ चुका है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ एडल्ट्स, तो वहां पर 18 to 60 बहुत जगह लिखता है 64। जैसे रिकली एंड जोन्स आप फिजिकल टेस्ट में जाएंगे तो 60 से एबव को ही वहां मान लिया है, लेकिन यहां पर इस चैप्टर के अनुसार एडल्ट्स जो है जब भी पूछेगा रेंज एडल्ट्स का तो 18 to 64 ईयर्स तक एडल्ट्स में है। यानी 64 ईयर्स के बाद मानता है जो भी यूएसए है, WHO है, ये लोग मानते हैं 64 ईयर्स तक एडल्ट है, इसके बाद जो है आप ओल्ड एज में आते हैं। इसलिए कहीं कहीं बहुत जगह है 65 ईयर्स तक के लिए जॉब है, जैसे जो जॉब है 150 to 300 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी और एटलीस्ट 75 to 150 मिनट्स ऑफ विगरस इंटेंसिटी एक्सरसाइज। अब यहाँ पर 18 इयर्स के बाद जो है, एक चीज मैंने पिछले वीडियो में बताया था ऑब्जेक्टिव में कि 20 to 30 इयर्स का जो एज होता है उसमें मैक्सिमम मसल गेन होता है और उस समय बोन डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, तो उसके अनुसार जो है आपका अब विगरस एक्सरसाइज 18 के बाद से तो और ज्यादा शुरू हो जाता है। HIIT यानी हाई इंटेंसिटी डबल ट्रेनिंग या फिर पूरा विगरस वेट ट्रेनिंग, ये सारा कुछ यहाँ पर हम लोग डाल सकते हैं, क्योंकि एडोलेसेंट एज तक जब तक हाइट बढ़ रहा है तो कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी ये सब की जरूरत बोन को बढ़ाने में है, तो बोन इंक्रीज कर रहा है, बोन की डेंसिटी नहीं है, बोन को इंक्रीज करना है। उस समय का वेट ट्रेनिंग जो है बोन की डेंसिटी को ज्यादा बढ़ा दे उस समय, तो डेंस बोन जो है हाइट बढ़ने में रोकने लगता है। इसलिए वर्ड में बोला जाता है कि नहीं लाइट वेट लेके वेट ट्रेनिंग कर सकते हो एडोलेसेंट एज तक, हाई वेट लेके वेट ट्रेनिंग अभी नहीं करना है, क्योंकि जैसे बोन पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो वहां पर फिर हाइट जो हमारा ग्रोथ होना चाहिए वो होने पे रुकावट आता है। तो 150 to 300 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी, अब आगे आएंगे तो विगरस एक्टिविटी हो जाएगा, एंड और एटलीस्ट 75 to 150 मिनट्स ऑफ विगरस इंटेंसिटी। अब यहाँ पे विगरस 75 to 150 मिनट्स याद रखिएगा, और 150 to 300 मिनट्स मॉडरेट यानी कि एरोबिक ये सब लेके चलना है। रिप्लेस सेडेंटरी टाइम विद फिजिकल एक्टिविटी ऑफ एनी इंटेंसिटी। जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल आपका था उसको चेंज कीजिए धीरे धीरे, और उसको जो है जहां सेडेंटरी 2 घंटा बिता रहे थे अब धीरे धीरे उसको चेंज करके। देखिए अब यहाँ सेडेंटरी का मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं है, सेडेंटरी का मतलब होता है कि अनावश्यक आराम से बैठना, यानी कि जब आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हो, तो बस एक कहानी था कि तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हर डाल में बैठा हूँ, तो बस वही वो हमेशा डायरेक्ट देता था, क्योंकि उसको वर्क को प्रोक्रेस्टिनेट करना पड़ता था। तो कुछ नहीं करने वाला टाइम को कुछ करने में लगा देना है। 7 to 8 आवर्स ऑफ गुड स्लीप यहाँ भी जरूरी है, यानी जो बच्चे 18 में घुस जाएंगे उनको भी 7 to 8 आवर्स के लिए स्लीप जरूरी है। Adults 18 to 64 years 150 to 300 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी, एटलीस्ट इतना ये तो बता दिया मैंने। रिप्लेस करना है इसको कब, क्यों 18 to 64 में। ओल्डर एज में 65 एंड एबव में 150 to 300 मिनट्स पर वीक विथ, अब देखिए आप पर वीक, ठीक है, विथ मॉडरेट इंटेंसिटी और 75 to 150 मिनट्स पर वीक विथ विगरस इंटेंसिटी। अब यहां दोनों आपको लगभग एक जैसा ही लग रहा होगा, लेकिन यहां पर एक अंतर क्या है, ये मॉडरेट इंटेंसिटी का जो वर्क है 150 to 300 मिनट जो है यहाँ पर सप्ताह में यहाँ 3 दिन तक रहता है इन लोग का। ये सप्ताह भर में कभी भी आप कर सकते हैं इतना मिलाकर, जब ओल्ड एज में आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको मेंटेन करके, बॉडी को मेंटेन करने के लिए धीरे धीरे एक्सरसाइज को जो है उसके इंटेंसिटी को लोअर डाउन करना है, सिर्फ मेंटेन रखना। कि हाई इंटेंसिटी वर्क से स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकता है, यानी कि बॉडी की बोन डेंसिटी कम हो रही है तो उससे स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकता है, उसको मेंटेन करने के लिए हमको एक्सरसाइज करना है। यहाँ पर ग्रोथ यहाँ तक हो सकता है।
रिप्लेस सडनली टाइम विथ लाइट इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी 7 to 9 ईयर्स। यहाँ पे स्लीप जो है 7 to 8, 7 to 9 ईयर्स आवर्स का स्लीप जो है यहाँ पर गुड क्वालिटी स्लीप जरूरी है। अब देखिए यहाँ ये वाली चीज खत्म करने से पहले बता दे, इसमें जब सब्जेक्टिव पूछता है तो इसमें नंबर अधिकतर नहीं करता है। अगर आप कुछ भी ऐसा लिखते हैं जो उससे रिलेटेड है, जो आप देख रहे हैं कि अगल बगल जो एक्टिविटी चल रही है उसके अनुसार, ऑब्जेक्टिव के लिए इसको थोड़ा सा डेटा को याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव में किस एज ग्रुप में क्या, बहुत तो लगभग एक जैसा है, तो आपको जो है हल्का सा हिंट रखना है कि कहाँ अलग हो रहा है। जैसे बच्चा का स्लीपिंग अलग था, थोड़ा बच्चा का एक्सरसाइज थोड़ा अलग था। अब यहाँ देखिए ये दोनों का लगभग एक जैसा है, तो आप समझ सकते हैं कि लगभग एक जैसा ही दोनों का अगर ऑप्शन में है तो लिखना है। और जब भी बेनिफिट ऑफ डाउट बैट्समैन को देता है सीबीएसई हमेशा, यानी जब भी कंफ्यूजिंग ऐसा रहेगा ऑप्शन में भी, तो वो बाद में बोल देता है कि ये दोनों में नंबर दे दीजिएगा, बीडी है तो बीडी में, या एसी में है तो एसी में, दोनों में नंबर दे दिया जाएगा। लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, थोड़ा सा डेटा एकदम अगर वेरी कर रहा है तब तो आपका नंबर कटेगा। और जब भी डेटा किसी भी और पब्लिकेशन से वेरी करेगा तो एनसीईआरटी को ही वो महत्व देगा, ये याद रखिएगा। कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटी क्या है? तो देखिए 7 पोस्चरल डिफॉर्मिटी हम लोग को पढ़ना है, तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर कहीं भी आ सकते हैं। तो मैं अधिकतर नीचे से ऊपर आता हूं क्योंकि जीवन में नीचे से ऊपर जाना है, ये मैंने सही बात करने के लिए। तो नीचे में सबसे नीचे है फ्लैट फिट। जब फिट आपका लॉन्गिट्यूडिनल जब आप लेते हैं तो एक आर्क आना चाहिए, वो आर्क अगर नहीं है तो दैट इज फ्लैट फिट। नी के समय, नी अगर इरेक्ट खड़े होने पर आपका जो है नीचे का पोर्शन जो है फिट जो है वो पूरा क्लोज भी नहीं हो पा रहा है और नी सटने लग रहा है। इफ देयर इज ए गैप, देयर इज ए टचिंग और ओवरलैपिंग ऑफ नी व्हेन ए पर्सन इज स्टैंड इरेक्ट खड़ा सीधा और क्लोज फिट में, और उनका नी टच कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है एक दूसरे को, दैट इज कॉल्ड नॉक नीज। और एबनॉर्मली अगर खड़े होने पे एबनॉर्मली गैप है अगर, तो वो हो गया बो लेग्स। तो ये दोनों यहाँ 3 हो गया, फ्लैट फुट, बो लेग्स और नॉक नी। और कमर का निचला हिस्सा जब यहाँ से मुड़ गया आगे की ओर तो ये हो गया आपका हॉलो बैक कहते हैं इसको, लोडोसिस। साइडवर्ड टिल्ट हो गया एस जैसा या सी जैसा तो हो गया स्कोलियोसिस, और आगे की ओर ऐसे मुड़ गया तो हो गया कि काइफोसिस या कीफोसिस। और अगर एबनॉर्मली शोल्डर आगे की ओर मुड़ गया है अपवर्ड, तो वहां पर हो गया ये राउंड शोल्डर, ठीक है। फॉरवर्ड बेंट हो गया अगर ये शोल्डर, तो ये 7 आपको पढ़ना है। यहाँ कॉमन पोस्चर 5 क्यों लिखा है कि स्पाइनल कर्वेचर के अंतर ही 3 होता है, जो कि यहाँ पर क्लियर नहीं किया हुआ है। अब व्हाट इज स्पाइनल कर्वेचर कभी पूछ देता ऑब्जेक्टिव में, व्हाट इज स्पाइनल कर्वेचर? दिस टाइप ऑफ डिफॉर्मिटी इज रिलेटेड टू द स्पाइन। दिस डिफॉर्मिटी कॉज्ड बाय कैरिंग एक्सेसिव वेट बियॉन्ड द कैपेसिटी, लेकिन यही नहीं है, बहुत सारे कारण है। एक्सेसिव वेट के चलते, वन साइड में ज्यादा वेट के चलते, या फिर एबनॉर्मली जो है गलत पोजीशन पे खड़े रहने, बैठने या चलने के चलते। तो ये स्पाइनल कर्वेचर, ये डिफिनेशन के अलावा आप लिख सकते हैं व्हेन देयर इज एबनॉर्मलिटी इन द वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन, एबनॉर्मलिटी नॉर्मल से अलग हो गया, इट इज कॉल्ड स्पाइनल कर्वेचर सिंपल लैंग्वेज में। आपका कंसेप्ट क्लियर है तो जरूरी नहीं कि यही नोट्स जो है कोई बहुत ये है कि बस ऐसा ही है। जब सीबीएसई का मार्किंग स्कीम भी आता है क्वेश्चन साथ, तो एनी रिलेवेंट राइट आंसर, कोई भी रिलेवेंट राइट आंसर है जिसका कंसेप्ट क्लियर है तो उसको नंबर मिलेगा। तो वो क्या है सब चीज वो मालूम होना चाहिए। यही कारण है कि सब्जेक्टिव में नंबर इतने सबको मिल जाता है। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, जो ऑप्शन दिया उसी में से देना है, तो 1 या 0 गलत हो गया तो वहां पर दिक्कत है। लेकिन हाँ, इसको कंसेप्ट समझ लीजिए ताकि आपका नंबर बेसिकली 2, 3, 5 वाले में ना कटे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्पाइनल कर्वेचर, कीफोसिस, लोडोसिस, स्कोलियोसिस। और एक और कीफोलोडोसिस था जो कि हटा दिया गया है, क्योंकि जब कीफोसिस ज्यादा डेवलप कर जाएगा आगे तो उसको बैलेंस करने के लिए इधर भी दब जाता है ताकि सीजी सीधा रहे। तो कीफोलोडोसिस वो नहीं है अभी। कीफोसिस ऑल्सो नोन एज हंचबैक, कीफोसिस को हंचबैक कहा जाता है, और नीचे वाले को होलो बैक कहा जाता है, जिसको स्वे बैक भी कहा जाता है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव पूछता है, ऑब्जेक्टिव वाले मैंने बताया हुआ सब चीज। Kyphosis is also known as hunchback, and the word kyphosis comes from the Greek word किफ या काइफ, CIPH, KIPH। अब देखिए काइफोसिस भी पढ़ सकते हैं, किफोसिस भी पढ़ सकते हैं, आपको स्पेलिंग याद होना चाहिए।
ये ग्रीक वो टर्म काइफ विच मींस बेंट और बाउंड, जब भी बेंट या बाउंड है उसी को काइफ कहा जाता है, किफोसिस। इट कंडीशन। अब देखिए ये मैंने नोट्स इसलिए अदिति से बनवाया ही ये वाला, खासकर कि बच्चे हाथ से कैसे कैसे बनाएंगे, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था तो मैंने उसको रिक्वेस्ट किया कि बेटा जल्दी से बना के भेजो। मैंने मटेरियल भेज दिया था, ये हैंड रिटन, ताकि बच्चों को पता चले लिखने समय कैसे बनाना है, समय कैसे बनाना है। तो इस टाइप का आप डायग्राम पूरा नहीं बनाते हैं, सिर्फ ये पीछे वाला बना देते हैं। अगर सिर्फ पीछे वाला ये बनाते हैं, ये सिर्फ पोर्शन भी, तो भी काइफोसिस में नंबर आपको मिल जाएगा। कॉजेज: मालन्यूट्रिशन, इलनेस, इनसफिशिएंट एक्सरसाइज, कैरिंग हैवी लोड ऑन शोल्डर, ये मेन है सेक्टर, इसलिए क्योंकि और भी कारण हो सकते हैं। रिमेडीज के लिए क्या करना, देखिए कोई भी पोस्चरल डिफॉल्ट पूछा तो आपको पहले लिखना वो क्या है, उसका चित्र जरूर बना दीजिएगा। देखिए पी में पूरा नंबर चाहिए, तो जहां जहां आपको लगता है चित्र बन सकता है, जैसा योगा आसन है कोई पूछा तो उस रिलेटेड आपको स्टिक डायग्राम आना ही चाहिए, नहीं तो आपका नंबर हाफ तो वही कट जाएगा। कितना भी नंबर है, 2 का रहेगा तो भी, 5 का रहेगा तो भी, 3 का रहेगा तो भी, क्योंकि 4 वाला तो केस बेस स्टडी वाला रहता है, तो उसका तो बात अलग है। उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ, उसका लिंक डाल दूंगा कि उसको कैसे सॉल्व करना है, अधिकतर कैसा पूछता है। परफॉर्म धनुरासन, चक्रासन एंड भुजंगासन रेगुलरली, आपको परफॉर्म करना है। अब देखिए जब आपका यहां पर प्रॉब्लम है किफोसिस में, काइफोसिस में यहां प्रॉब्लम है, तो जब भी हम भुजंगासन करेंगे ऐसे उठते हैं, चक्रासन करेंगे, धनुरासन करेंगे तो पीछे की ओर पीछे उठते हैं, चक्रासन करें पीछे की ओर जाते हैं। जब भी अगर हम पीछे की ओर जाने वाला करेंगे तो पीछे की ओर लोड पड़ेगा, तो आगे अब नॉर्मल लोड पड़ने चलते कि काइफोसिस हुआ है, पीछे अगर हम स्टेज डालते रहेंगे तो ठीक होगा। तो परफॉर्म धनुरासन, चक्रासन एंड भुजंगासन रेगुलरली। ऑलवेज कीप ए पिलो अंडर योर बैक व्हाइल स्लीपिंग। अंडर योर हेड नहीं लिख रहा है, हेड लिखिए तो और बढ़ेगा, यहां रखिए और सोइए। अगर बहुत रात भर नहीं सो सकते तो कुछ कुछ देर भी यहां रख के थोड़ा सोया कीजिए ताकि अपोजिट फोर्स पड़े। एंड बेंड योर हेड बैकवर्ड इन स्टैंडिंग पोजिशन, और अपने हेड को हमेशा बैकवर्ड स्टैंडिंग पोजीशन थोड़ा सा पीछे रख के रखने की आदत डालिए। अब लॉर्डोसिस, इट इज ऑल्सो नोन एज स्वे बैक। लॉर्डोसिस को स्वे बैक बोलते हैं और होलो बैक भी बोलते हैं। लॉर्डोसिस इज द इनवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन, इट इज एन इंक्रीज्ड फॉरवर्ड कर्व इन द लुम्बर रीजन। अब ये भी पूछता है कि इन विच रीजन जो है लॉर्डोसिस अकर, तो आपका एलयूएमबीआर लुम्बर रीजन कहते हैं, ठीक है। लॉर्डोसिस का नीचे में मोड़ के दिखाना है आपको इस तरह से, उसको ऊपर वाला नहीं दिखाना, नीचे वाला मुड़ा हुआ दिखाना है, ठीक है। कॉज इम्बैलेंस डाइट, ओबेसिटी, ईटिंग, यहां देखिए ओबेसिटी पिछला वीडियो मैंने समझाया इसको कि ओबेसिटी क्यों, क्योंकि जब ओबेसिटी यहां होता है फैट, जब पेट ज्यादा आगे बढ़ जाता है तो बॉडी उसको कंट्रोल करने के लिए हिप को थोड़ा पीछे निकाल देता है, तो ऐसे आकार हो जाता है। तो यही हंच बैक है और यही है होलो बैक, ठीक है। सॉरी, इसी कहते हैं होलो बैक और स्वे बैक, हंच बैक तो उसको कहते हैं काइफोसिस को। इम्बैलेंस डाइट, ओबेसिटी, ईटिंग एक्सेसिव फूड आर द मेजर कॉजेज ऑफ लॉर्डोसिस। प्रिकॉशन क्या है, तो बैलेंस डाइट लेना चाहिए, ओबेसिटी को बैलेंस रखना चाहिए, बॉडी को स्टेट हमेशा रखना चाहिए, और एक्सेसिव इंटेक ऑफ फूड को अवॉइड करना चाहिए। देखिए सारे रेमेडीज में प्रॉपर एक्सरसाइज और बैलेंस डाइट ये तो हमेशा डाल सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ स्पेशल पूछता है कि कौन सा आसन करने चाहिए, वो आपको याद करना पड़ेगा। और अगर आसन आपको याद है चित्र के साथ तो आप अपने डाल सकते हैं कि कौन सा डिफॉर्मिटी में कौन सा आसन ठीक है। स्कोलियोसिस, इट इज a condition in which the spine is tilted to either side, left or right of the body. It is position of exaggerated lateral curvature or sideways curvature of the spine. Lateral curvature या sideways curvature कहीं भी हो गया, पुष्पा की तरह झुक गए तो वो हो गया, उनको स्कोलियोसिस था। उस पिक्चर में बताया नहीं था कि है, लेकिन वो था पिक्चर के अनुसार जैसे झुके हुए थे। कॉजेज, कैरिंग हैवी लोड ऑन वन शोल्डर, हमेशा एक ही शोल्डर पर बाहर लेके हमेशा जाने का आया था तो रीढ़ की हड्डी मुड़ जाएगी, इसलिए कभी इधर तो कभी इधर चेंज करते रहिए। अनकंफर्टेबल डेस्क, कभी कभी डेस्क यहाँ बैठते हो अनकंफर्टेबल तो आदमी टेढ़ा रहता है हमेशा। बहुत बच्चों को लिखने की आदत होती है ना, कॉपी साइड करके ऐसे लिखते हैं, कॉपी साइड करके लिखते हैं, तो वो चीज है। और रॉन्ग स्टैंडिंग पोस्चर, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मैं ऐसे करके खड़ा हूँ, तो वो हमेशा
कुछ लोग पोडियम पे पढ़ाते समय ऐसे स्टाइल में रहते हैं, तो हमेशा जो साइडवर्ड टिल्ट रहते हैं वो नुकसानदेह है। ठीक है, अब इसके रिमेडीज में आइए। Remedies: hold the horizontal bar with your hands and swing your body to the left and right. सीधा बार पर झूलिए और लेफ्ट और राइट जाइए। एक और बात मैं बच्चों को बताता हूँ, हॉरिजॉन्टल बार पर स्विंग करना ये कीफोसिस, लोडोसिस, स्कोलिसिस तीनों के लिए अच्छा है, तो ये तीनों में डाल सकते हैं आप। ठीक है, इसको परफॉर्म त्रिकोणासन डेली और स्विंग योर। इसमें एक और चीज जो नहीं लिखा मैं बता दे रहा हूं, एक है आपका ये हुआ तड़ासन, और इसके बाद ऐसे झुकते तो उसको तिर्यक तड़ासन बोलते हैं, या उत्तान हस्तोत्तानासन, ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन। ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन इधर जाएंगे इधर जाएंगे, ये भी फायदा करता है। ठीक है, ये यहाँ लिखा नहीं, लेकिन आप ये फ्लैट फुट को थोड़ा ऊपर बढ़ाएंगे। दैट फुट इज ऑल्सो नोन एज पेस प्लेनस। पेस प्लेनस इसको कहते हैं, ये भी एक पूछता है कि पेस प्लेनस किसको कहते हैं। जब पीछे नीचे का पार्ट, पैर का तलवा, पेस प्लेनस यानी प्लेन हो जाए, दैट इज, और इसको फॉलन आर्क भी बोलते हैं। देखिए ये सब ऑब्जेक्टिव का चीज है, और सब्जेक्टिव में भी लिखिएगा, पेंसिल से अंडरलाइन कर दिया तो आपको नंबर मिल जाएगा। पेस प्लेनस एंड फॉलन आर्क बोलते हैं उसको। इट इज द कंडीशन ऑफ फुट वेयर सोल्स ऑफ द फुट बिकम फ्लैट। सोल्स ऑफ द फुट बिकम फ्लैट। कॉजेज क्या है? वीक मसल, बहुत सारे नीचे का मसल वीक है तो वो ग्रुप में आके नीचे आ गए जमीन पर। रैपिड इंक्रीज ऑफ बॉडी वेट, अचानक बॉडी वेट बढ़ने से भी होता है। इम्प्रॉपर शूज, खराब शूज पहनने के, अच्छे शूज, जो अच्छे क्वालिटी का शूज पहनेगा तो उसमें वो बना रहता है आर्क के लिए। कैरिंग हेवी वेट फॉर लॉन्गर पीरियड टाइम आर द मेन कॉज ऑफ फ्लैट फुट। इसका चित्र जरूर बना दीजिएगा फ्लैट फुट का। प्रिकॉशंस: the shoes should be in proper shape and size. Don't walk barefooted for very long period of time. Obesity should be avoided. Don't force babies to walk in early age. बहुत छोटे एज में भी बच्चों को अगर आप टहलाते रह रहे हैं तो भी हो जाएगा। रेमेडीज है, परफॉर्म वज्रासन कीजिए। वॉकिंग ऑन हील और टो पर वॉक करना, ये जो है बहुत अच्छा है आपके हेल्थ के लिए भी, और इसको हील करने के लिए भी, माने हील पे चलना, हील करने के लिए इसका अच्छा है इस बीमारी को, इस डिफॉर्मिटी को। वॉकिंग ऑन हिल, वॉकिंग ऑन टो एंड जंपिंग ऑन टो फॉर सम टाइम, यानी स्किपिंग करना। आप स्किपिंग भी लिख सकते हैं, स्किपिंग इसका जरूरी है। इसको आगे नॉक नीज, ऑल्सो नोन एज गेनुवेलगम, याद रखिएगा। नॉक नीज गेनुवेलगम और बोलेक्स गेनुवेरम, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछते रहता है। नॉक नीज ऑल्सो नोन एज गेनुवेलगम। In this deformity, both knee knock or touch each other. यहाँ ओवरलैप नहीं लिखा, लेकिन आप टच और ओवरलैप लिखिए। टच और ओवरलैप each other while in a normal standing position. स्टैंडिंग पोजिशन नॉर्मल, जब खड़े होंगे सावधान में तो घुटना है तो टच करेगा, ओवरलैप करेगा। कॉजेज: लैक ऑफ बैलेंस डाइट, स्पेशली विटामिन डी, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इज मेन कॉज ऑफ नॉक नीज। और ओबेसिटी भी इसमें भी होता है, और बोन का वीक होना तो हो ही गया, नॉक नीज। चित्र जरूर सबका बनाते रहिएगा। प्रिकॉशन क्या है? बैलेंस डाइट शुड बी टेकन। बेबी शुड नॉट बी फोर्स्ड और इंकरेज टू वॉक एट एन अर्ली एज। जैसे तो बहुत लोग जो बच्चा चलो यार, छोटे बच्चे एकदम हड्डी कमजोर है, उसको बहुत लंबा चला रहे हैं, कभी कभी मम्मी पापा दोनों ओर से हाथ पकड़ लेते हैं और उसको लेके चलते जा रहे हैं छोटे बच्चे को, तो वो अच्छा नहीं है, उससे भी नॉक नीज हो जाता है या फिर बोलेक्स भी हो सकता है। रेमेडीज: हॉर्स राइडिंग, क्योंकि देखिए वो सारे एक्सरसाइज जहां पर घुटना था दबे, तो हॉर्स में जब बैठते हैं ना तो वो पैर फंसा लेते हैं दोनों ओर, नीचे का पैर, तो घुटना दूर में फोर्स होता है। तो बेस्ट एक्सरसाइज परफॉर्मिंग पद्मासन। पद्मासन में क्या करते हैं? एक घुटना दूसरे घुटना ऐसे चढ़ाते हैं जब पैर, तो घुटना दोनों दब जाता है नीचे की ओर, तो पद्मासन। गोमुखासन में भी क्या करते हैं? वज्रासन बैठ के एक दूसरे घुटना को दूर किया और नीचे से हाथ पकड़े। Keep a pillow between the knees and stand erect for some time every day. घुटना पर या तो लेके सो गए तकिया, या तो तकिया बीच में रख के टाइट ये किए, यानी कि फोर्स किए आउटसाइड। आगे बोलेक्स, इसका जस्ट अपोजिट है। अगर नी एबनॉर्मली दूर हो गया तो बोलेक्स हो गया। बोलेक्स ऑल्सो नोन एज गेनुवेरम। इट इज अ डिफॉर्मिटी इन विच देयर इज अ वाइड गैप बिटवीन द नीज व्हेन स्टैंडिंग विथ फिट टुगेदर। इसके लिए क्या करना है? अवॉइड टाइट फिटिंग क्लोथ्स, अवॉइड सिटिंग ऑन अनकंफर्टेबल
फर्नीचर। और सेम वही चीज जरूर लिखिएगा, कौन सा, लैक ऑफ विटामिन डी, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ये इसमें भी लिखना है, दोनों में कॉमन है ये, क्योंकि कमी होगी, हड्डी कमजोर होगा तो यार इधर मुड़ जाएगा तो उधर मुड़ जाएगा। रिमेडीज में कीप योर टिप्स ऑफ फिंगर ऑन योर शोल्डर एंड रोटेट योर एल्बो इन क्लॉक। ये कौन सा आ गया जी, देखिए एक मिनट थोड़ा नीचे, ये बो लेग्स के बाद डायट, ये कैसे आ गया, गलत, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ ऐसे एक बार। ये नीचे वो ऊपर जहाँ थे, हाँ, बोलेक्स के बाद लगता है एक पेज जो है वो स्कैन करने में गलती है, उसको मैं ठीक करके दे दूंगा। ऐसे में बता देता हूँ, बोलेक्स का सेम टू सेम सिम्टम जो है, वो जो कॉजेज है वो नॉक नीज का ही है, जो नॉक नीज का कॉज है वही है। और रिमेडीज में इसमें थोड़ा अलग है। अब रिमेडीज में क्या है, जो नी को दूर करता है वो तो करना ही नहीं है, जो नी को नजदीक कर सके। तो आउटवर्ड जब लेग को करके चलेंगे तो नी को नजदीक लाने में मदद मिलेगी। फिर गरुड़ासन एक होता है, गरुड़ासन में ऐसे पैर बांधते हैं तो क्या करते हैं, घुटने को नजदीक लाते हैं हम लोग, तो वो एक्सरसाइज जो है इसमें मदद करती है। तो वो ऐसे एक्सरसाइज जो घुटने को साइड से प्रेशर जो अंदर की ओर लाए, वो वाले इसमें जो है आपको एक्सरसाइज करना है, ठीक है। इसमें एक और है वक्रासन। वक्रासन के अंदर एक पैर सीधा होता है, दूसरा पैर ऐसे करके इधर मोड़ते हैं, तो घुटने को बाहर की ओर से फोर्स करते हैं। तो वो वाले आसन आपको लिखने हैं बोलेक्स में। इसके बाद जो है देखिए कौन सा है, नीचे आइए, यहां पर जो लिखा हुआ है अवॉइड टाइट फिटिंग क्लोथ्स और अवॉइड सिटिंग इन अनकंफर्टेबल पोस्चर, ये लिखा हुआ है असल में राउंड शोल्डर के लिए। राउंड शोल्डर लास्ट रिमेडीज क्या है, कीप योर टिप्स ऑफ फिंगर इन शोल्डर एंड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को मूव करना है, ये राउंड शोल्डर के लिए। फिर राउंड शोल्डर के लिए गोमुखासन भी अच्छा है, क्योंकि एक इधर से लाते हैं, एक इधर से लाते हैं, तो दोनों कंधा पीछे की ओर खिंचाता है। तो जो जहां जहां कंधा पीछे की ओर खिंचाए वो सारा सब एक्सरसाइज करना है इसमें, ठीक है। इसमें भी हॉरिजॉन्टल बार को कुछ समय पकड़ सकते हैं। और चक्रासन धनुरासन में भी पीछे की ओर जाते हैं, चक्रासन में पीछे हो जाते हैं, धनुरासन में पीछे की ओर जाते हैं, तो जिसमें भी कंधा पीछे की ओर जाए वो। नेक्स्ट नंबर आइए, नेक्स्ट टॉपिक है वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स या फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एंड सोशल बेनिफिट। वुमेन जब पार्टिसिपेट करती हैं तो उनका क्या बेनिफिट होता है, तो फिजियोलॉजिकल बेनिफिट क्या क्या है, तो आपका हड्डी मजबूत होगा, आपका जो हार्मोनल बैलेंस होगा, आपका जो है लाइफस्टाइल डिजीज, जो 5 लाइफस्टाइल डिजीज आपको पढ़ने हैं 3rd नंबर चैप्टर पे, इसके बाद चैप्टर में वो 5 लाइफस्टाइल डिजीज नहीं होगा। इंक्रीज बोन डेंसिटी बढ़ेगी तो ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा नहीं रहेगा। मसल टोन रहेंगे, यानी कि मसल क्रैम्प कम होगा। स्ट्रॉन्ग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यानी हार्ट और जो वेसल्स है ब्लड के वो सब स्वस्थ रहेंगे, तो आपका हार्ट डिजीज का खतरा बंद हुआ। साइकोलॉजिकल बेनिफिट, साइकोलॉजिकल बेनिफिट में है स्ट्रेस मैनेजमेंट में आसानी मिलेगी, आपका इमोशंस कंट्रोल रहेगा। ये ऐसे तो मेल को भी यही सब फायदा है, लेकिन फीमेल के लिए यहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग। फीमेल के लिए जो फायदा है उसमें सिर्फ अंतर क्या है, तो जो फीमेल का स्पेशल है, स्पेशल फीमेल क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो वो उसका एक अलग होगा। बोन डेंसिटी ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि ईटिंग डिसऑर्डर जो है 3 चीज है जो फीमेल टाइड, आगे मैं बताऊंगा। कंट्रोल इमोशंस, क्योंकि इसी चैप्टर में आगे बताना है उसको। इनहेंस सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम एंड बेटर सेल्फ इमेज, ये मेन है। जब क्योंकि बच्चियों को खासकर घर में जो है पढ़ने में अगर दोनों तेज भी हैं, तो अधिकतर घर में, सब घर में, अधिकतर घर में है कि बच्चियों को खाना पकाना चाहिए, बच्चियों को घर का काम सीखना चाहिए, बच्चियों को घर का काम करना चाहिए। ये चीज जो एक मेंटलिटी बनी हुई है, उस चीज के चलते क्या होता है, थोड़ा सा सेल्फ स्टीम जो है बच्चों से कम, बच्चों के अपेक्षा बच्चों का कम रहता है। उनको घर में सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सोशल रिस्ट्रिक्शन चलते भी बाहर बराबर का मौका नहीं मिलता है। तो ऐसे में जब खेल में, जब वो लोग बाहर जाते हैं, खेल में जब पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनका सेल्फ स्टीम बढ़ता है, उनका बॉडी इमेज थोड़ा ठीक होता है कि नहीं हम भी कुछ कर सकते हैं, और सेल्फ इमेज जो है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्टअप होता है। कंसेंट्रेशन पावर बढ़ जाता है, जो कि सबको बढ़ता है, बिल्ड लीडरशिप क्वालिटी, और बाहर जाने पर लीडरशिप क्वालिटी भी बढ़ती है। सोशल बेनिफिट क्या क्या है, तो लीडरशिप क्वालिटी में भी आ जाएगा सोशल भी। इंप्रूव कोऑर्डिनेशन बिटवीन टीम प्लेयर्स के चलते क्या होता है, सबसे कोऑर्डिनेट करने की आदत। जब भी कोई बॉयज और गर्ल हो, जो स्पोर्ट्समैन होता है सही में, वो बहुत जल्दी किसी घुल मिल जाता है। नेक्स्ट, इंप्रूव कम्युनिकेशन पावर बढ़ता है। लर्न क्वालिटी ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप एंड लीडरशिप, यहाँ लीडरशिप भी आ जाएगा, क्योंकि वो भी एक सोशल क्वालिटी है। क्योंकि लीडरशिप किसको करेंगे आप, सोसाइटी में दूसरे लोग करेंगे। गुड सोशल नेटवर्क, जिसका खिलाड़ी है उसका नेटवर्क, सोशल नेटवर्क अच्छा रहता है।
आगे बढ़ाइएगा। स्पेशल कंडीशन मिनार्क एंड मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन, दो स्पेशल कंसिडरेशन जो कि सिलेबस में आपके है, जो पढ़ने हैं आपको। मिनार्क यानी कि जैसे 10 साल 11 साल 12 साल की जो बच्चे होते लगभग एक जैसे लगते हैं, छोटे बच्चे देखते हैं 2, 3, 4 में। और अगर दोनों का बाल एक जैसा, ड्रेस एक जैसा, तो डिस्क्रिमिनेट करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कुछ जब चेंजेज आने लगते हैं, हार्मोनल चेंजेज, तो उसमें से एक जो बेसिक चेंज है मिनार्क यानी कि फर्स्ट ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो मिनार्क है। मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन की जब वो फंक्शनिंग ठीक से नहीं होता, जो नेचुरल प्रोसेस में वो नहीं हो पा रहा किसी भी कारण से, स्ट्रेस चलते या हैवी एक्सरसाइज चलते या फिर डाइट में बहुत ज़्यादा वेरी करने के चलते या क्लाइमेटिक कंडीशन भी बहुत एक्सट्रीम अगर चेंज हो रहा है, तो कोई भी कारण से हो, तो वो दो चीज़ें जो है आपके सिलेबस में है जो कि पढ़ना है। इसके बाद तो फीमेल एथलीट ट्राइड यहाँ पर लास्ट होगा। तो मिनार्क इज द फर्स्ट पीरियड और फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग दैट ए यंग गर्ल has. It usually occurs apparently at the age of 10-12. अभी 12 है, लेकिन और कहीं कहीं घटते जा रहा है। पहले 14 था, फिर और घटता था। ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशन जो पूरी दुनिया का चेंज हो रहा है, और जो सोशल मीडिया का एक बच्चों पर प्रभाव है, उसके चलते ये धीरे धीरे एज थोड़ा सा इधर उधर भी हो रहा है। यहाँ लिख भी दिया है, अर्ली हैपन हो रहा है, ड्यूरिंग 8 to 9 ईयर्स भी अब होना शुरू हो गया है। मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन क्या है? मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ वुमेन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो वुमेन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर एबनॉर्मली हो रहा है, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, जो कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है। कुछ थोड़ा बढ़ाते जाइएगा इसको, यहाँ तक ऊपर तक ले और हाँ बस। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो है, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू नहीं हुआ उस समय, जो इंक्लूड्स द अनकंफर्टेबल सिम्टम्स दैट आर, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो है शुरू से ही लगने लगता है उनको बहुत सारी जो दिक्कतें फिजिकल आती है, वो है डिप्रेशन, एंजाइटी, हेडेक, फेंटिंग एक्सेट्रा ड्यूरिंग द साइकिल। इस साइकिल जो है उसको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं। एमिनोरिया अभी आपको आगे अलग से भी पढ़ना है। एमिनोरिया दो तरह का होता है, प्राइमरी एमिनोरिया, सेकेंडरी एमिनोरिया। जब एक एज होने के बाद भी अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू नहीं हो रहा है, 10-12 तक शुरू होना चाहिए, 15 तक नहीं हुआ तो प्राइमरी में आता है। और अगर शुरू हो गया लेकिन 3 मंथ से ज्यादा एबनॉर्मली रुक गया है, तो सेकेंडरी एमिनोरिया है। एमिनोरिया इज नोन एज द मिस्ड पीरियड्स और absence of a normal monthly period. There are 2 types of amenorrhea, primary amenorrhea and secondary amenorrhea. थोड़ा बढ़ाइएगा इसको बस। अब देखिए इसमें ना ये सब टर्म ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछा है, इसलिए मैंने डाल दिया है। डिसमेनोरिया क्या है, तो नीचे 2-3 चीज लिखा रहेगा, या ऊपर में लिख के लिखा रहेगा इसको, इस टर्म को क्या कहते हैं, तो नीचे 4 ऑप्शन रहेगा। तो डिसमेनोरिया क्या है? व्हेन मेंस्ट्रुअल हैपन विथ सीवियर पेन। एक इसको ऐसे जोड़ सकते हैं कि मीनू नाम का कोई की बच्ची है, उसको ये सब प्रॉब्लम इस तरह का हो रहा है। तो क्या क्या है? तो डिसमेनोरिया में क्या? पेन और फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स है इन द कंडीशन ऑफ कॉल्ड डिसमेनोरिया। जब आपका मसल में क्रैम्प आ जाता है, बॉडी में वो स्टिफनेस आ जाता है मसल्स में, दैट इज कॉल्ड डिसमेनोरिया। मेनोरिया, अब देखिए इसका स्पेलिंग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में क्या होता है, वेरी करता है सबका। मेनोरिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय हैवी एंड लॉन्ग टर्म और कंटिन्यूअस मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। कभी कभी जनरली क्या होता है, 2 डेज का ब्लीडिंग धीरे धीरे कम होना चाहिए नेचुरली, लेकिन अगर 4, 5, 6, 7 डेज तक अगर आपका एबनॉर्मली ब्लीडिंग किसी के बच्ची का हो रहा है, तो वो दैट इज कॉल्ड मेनोरिया। पॉलीमेनोरिया, Polymenorrhea is the term used to divide a menstrual cycle that is shorter than 21 days. क्या होता है, आपका 28 to 35 डेज जो है नेचुरल है। 28 डेज से कम अगर 21 डेज में भी या उससे भी कम में अगर शॉर्ट पीरियड में, दैट इज पॉलीमेनोरिया। पॉली का मतलब होता है कि शॉर्टनेस। तो पॉलीमेनोरिया मतलब जब अब आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बहुत शॉर्ट पीरियड में होने लगा, दैट इज पॉलीमेनोरिया। Oligomenorrhea is infrequent menstrual, it is 35 डेज से ज्यादा अगर होने लगे। देखिए दोनों अलग है, पोली और ओली। पोली मीन्स जल्दी होना, ओली मीन्स देर से होना। जब 28 डेज में होना था, 21 डेज में होने लगा या और कम में होने लगा तो पोली, और जब 35 डेज से भी या उससे भी ज्यादा होने लगा तो ओली में।
मेटोर्जिया। अब ये सब इतना टर्म जो है आपको थोड़ा सा इसलिए देखना है क्योंकि सब्जेक्टिव में नहीं लिखे तो चलेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि सब्जेक्टिव में तो आप 2 लिखे, प्राइमरी और सेकेंडरी इतना ही में भी नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर ये सब भी लिख दिए तो आपका जो चेक करने वाले हैं उस पर थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तब क्या होता है, कोई क्वेश्चन थोड़ा कम भी याद है आपको तो लगता है कि इंप्रेशन भी नहीं है, बच्चा अच्छा तेज है, तो उस हिसाब से नंबर। इसलिए मैं बोलता हूँ कि 5 मार्क्स को पहले ध्यान से कर लीजिए, वो आप देख लीजिए, हाउ टू गेट 100% मार्क्स फिजिक्स क्वेश्चन, वो वाला मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगा, उसमें देख लीजिएगा कि क्यों मैंने वैसे समझाया है। क्योंकि हम लोग का खुद भी 18-20 साल से 2002 से पहला बार मैं गया तो कॉपी चेक करने, तो अभी काफ़ी साल हो गया, तो 18-20 साल से ऊपर का अनुभव है कि कॉपी कैसे मार्किंग स्कीम रहता है, कैसे चेक की जाती है, तो उसका फायदा आप लोग को मिलना चाहिए। मेट्रोजिया जो है रेफर्स टू द मिस्ड और डिलेड इरेटिक पीरियड्स और एबनॉर्मल ब्लीडिंग पैटर्न्स को मेट्रोजिया कहते हैं। तो इसको भी थोड़ा याद रखिएगा कि ये क्या है। जब मीटर में नापने में दिक्कत हो कि किस तरह से क्या हो रहा है पैटर्न, तो वहां पर इसको पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। मेनोपॉज होता है यानी कि एक समय आता है 45 to 55 ईयर्स के बीच में, जब वीमेन का जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है, तो उस समय पोस्ट मेनोपॉजल जो है ब्लीडिंग जो है वो अलग तरह से एबनॉर्मली होता है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। और ये सब प्रॉब्लम इसलिए पढ़ना है आपको क्योंकि यहाँ पर चिल्ड्रन वीमेन स्पोर्ट्स में चिल्ड्रन तो थोड़ा लिखा हुआ है, मैंने पिछले वीडियो में कहा था ऑब्जेक्टिव में भी वीमेन ज़्यादा है, इसलिए इसको तो मुझे लगता है चैप्टर चेंज करके इससे वीमेन इन स्पोर्ट्स भी किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें 20% में सिर्फ चिल्ड्रन खत्म है, उसके बाद पोस्चर डिफॉर्मिटी और फिर पूरा वीमेन पे ही पढ़ना है पूरा चैप्टर। तो ये पूरा इसलिए लिखा है कि वीमेन को ये सब परेशानियां होती हैं मेल से अलग, इसलिए उनका जो है मसल मास भी अलग होता है नेचुरली, और इसलिए उनको बहुत दिक्कतें आती हैं। लेकिन स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने ये सब दिक्कतें कम हो जाती हैं, इसलिए स्पोर्ट्स में मेल से ज़्यादा फीमेल को पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये सब इसलिए लिखा हुआ है, ये सब पढ़ना है। फीमेल एथलीट ट्राइड, तो इसको बढ़ाइएगा। फीमेल एथलीट ट्राइड का मतलब ट्राइड बना है 3 से, ट्राइपॉड, जिस पर कि अभी मेरा मोबाइल खड़ा है, तो ट्राइपॉड। तो ट्राइड यानी कि 3 चीजें हैं जो कि फीमेल एथलीट्स को झेलनी पड़ती ज्यादा। वो क्या क्या है, तो ऑस्टियोपोरोसिस, एमिनोरिया एंड ईटिंग डिसऑर्डर। एमिनोरिया के बारे में आप पहले ही पूरा पढ़ लिए हैं, इसलिए एमिनोरिया पे दोबारा ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं। आपको पढ़ना क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस और ईटिंग डिसऑर्डर। तो क्या है, द बोन की डेंसिटी जब कम हो जाती है तो दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस चलते अगर ज्यादा हो गया तो स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकता है, मतलब आप पुशअप करें तो भी हड्डी टूट सकता है, या जोर से कूदे तो भी हड्डी टूट सकती है, क्योंकि बोन डेंसिटी बहुत कम हो गया है। और वो कम होने का कारण क्या है, एमिनोरिया भी, क्योंकि एबनॉर्मल ब्लीडिंग से भी, और सेकंड ईटिंग डिसऑर्डर चलते। ईटिंग डिसऑर्डर भी 2 है, आगे बताता हूँ, बुलिमिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो ये टाइप इट इज अ सीरियस डिसऑर्डर और इलनेस विथ लाइफ लॉन्ग हेल्थ कॉन्सिक्वेंस और कैन बी फटल। ये जो है बहुत ज्यादा बढ़ने पर आपका जान भी ले सकता है। सिम्टम ऑफ फीमेल ट्राइड यानी कि जब कोई किसी को बहुत जल्दी थकान लग रही है, बहुत जल्दी इंड्योरेंस हो ही नहीं रहा, कुछ भी काम करते तुरंत थकान हो जा रहा है, फ्रिक्वेंट इंजरी, मतलब कोई भी चीज में चोट लग जा रही है, और इंक्रीज्ड हीलिंग टाइम और फॉर इंजरी, कुछ भी चोट लग गया तो बहुत लंबा समय लग रहा है उसको ठीक होने में, ये सारा कुछ सिम्टम ऑफ फीमेल ट्राइड है। तो बढ़ाइएगा। इसमें 2 और है, इनहेंस चांसेस ऑफ फ्रैक्चर, जो मैंने कहा है स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाता है वो, और लो सेल्फ स्टीम, और हमेशा लगता है कि हम किसी लायक नहीं है, हम लगता है कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में, लो सेल्फ स्टीम। सबसे पहले ऑस्टियोपोरोसिस, इट रेफर्स टू डिक्रीज बोन मिनरल डेंसिटी, जो कि मैंने पहले बता दिया आपको। इट इज अ स्केलेटल डिसऑर्डर, इट रिडक्शन ऑफ बोन मास में कॉज फ्रैक्चर, यही स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाता है। बोन मास कम हो गया तो कभी थोड़ा भी जर्क में टूट सकता है, बॉडी का खुद के वेट से भी, बाहर से जर्क से भी। फैक्टर्स लीडिंग ऑस्टियोपोरोसिस, इनसफिशिएंट कैल्शियम इन द डाइट, इसमें आप लिख सकते हैं कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी, तो विटामिन D3 अलग से लोग ले रहा है, लेकिन विटामिन D धूप में अगर कम रहे तो। एमिनोरिया भी इसके कॉज में है और ईटिंग डिसऑर्डर भी इसके कॉज में, सब आपस में जुड़ा हुआ है। एमिनोरिया और ईटिंग डिसऑर्डर भी इसके मेन कॉज में है, ये दोनों चलते भी हो जाता है। अब एमिनोरिया क्या है तो ये आप जान चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा बताते हैं। एमिनोरिया इज ए मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर और इलनेस इन वुमेन वेयर गर्ल्स ऑफ 18 years and above either never begin menstruating or there is an absence of menstruation for 3 months or more। तो जब शुरू में शुरुआत नहीं हुआ तो प्राइमरी, और जब होने लगा लेकिन 3 मंथ से ज्यादा बंद हो गया दैट इज सेकेंडरी। और एमिनोरिया कैन बी डिफाइंड एज द cessation of women's menstruation cycle for more than 3 months or more, ये सेकेंडरी के बारे में लिख दिया गया है। आगे बढ़िएगा।
लेकिन कभी कभी ऑब्जेक्टिव में सिर्फ ये नीचे वाला भी पूछ देता है, तो भी आपको एमिनोरिया ही लिखना है। टाइप्स ऑफ एमिनोरिया प्राइमरी और सेकेंडरी आगे बढ़ाइए, बता चुके हैं। फैक्टर्स विच इनहेंस चांस ऑफ एमिनोरिया, हार्मोनल चेंजेस, इंटेंसिव एक्सरसाइज। कभी कभी ना एक्सरसाइज एक्सेसिव किसी चीज का ठीक नहीं है। अगर एक्सेसिव एक्सरसाइज कोई कर रहा है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा है प्रॉपर रेस्ट के बिना, ओवरलोड में चला गया है, चैप्टर क्लास 11 के लास्ट वाला चैप्टर में ओवरलोड था ट्रेनिंग का, तो जब ओवरलोड में चला गया तो भी इंटेंसिव एक्सरसाइज जब हो गया ओवरलोड में चला गया तो भी हो सकता है। इनटेक और लेस कैलोरी, जितना आपका थक रहे उतना नहीं ले रहे तो भी। ईटिंग डिसऑर्डर, ये जो है दो तरह का है। In this, women try to lose their body weight as a way to improve their performance in the field of games and sports. They practice unhealthy weight control methods, including restricted food intake, self-induced vomiting, consumption of diet pills, etc. तो self-induced vomiting और consumption of diet ये हो जाता है bulimia nervosa में, और बाकी एक्सेसिव जो है वो एक्सरसाइज करना और डाइट को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना, ये दोनों आ जाता है एनोरेक्सिया में, यानी बुलिमिया ज्यादा खतरनाक है। Anorexia nervosa. In this disorder, the female which think only about food, dieting and body weight all the time. They have distorted body structure. They usually feel that they are becoming fat, even they are thin. दुबली है, पूरी सोच रही है मोटे और ज्यादा एक्सरसाइज कर रही है और डाइट नहीं ले रही है। और लास्ट बुलिमिया नर्वोसा। In this, a female athlete eats excessive amount of food and then vomits it to order not to gain weight। अब इसमें कि इसको कहते हैं बिंगिंग एंड पर्जिंग, यानी खा तो लिया लेकिन जबरदस्ती वोमिट कर दिए। तो ऑब्जेक्टिव पूछता है इन विच काइंड ऑफ डिसऑर्डर देयर इज अ फेज ऑफ बिंगिंग एंड पर्जिंग, तो यहाँ पर ये आ जाता है। इसमें आपको लिखना है ब्यूलीमिया, एनोरेक्सिया नहीं लिखना है, ब्यूलीमिया। इसको याद रखिए, ब्यूलीमिया ऐसा चीज है ना ब्लू टाइप का, इसको खाने से उल्टी होती है, तो ब्यूलीमिया को इससे जोड़ना है। बाकी दोनों एक तरह से ईटिंग डिसऑर्डर है, दोनों में बॉडी का सेल्फ इमेज खराब रहता है। हमेशा एथलीट जो है बॉडी वेट घटाने की सोचती रहती है। मुझे विश्वास है कि चैप्टर पूरा समझ में आ गया और ठीक से। फिर भी अगर कोई भी कहीं दिक्कत हो किसी पार्ट में तो आप मुझे वीडियो के नीचे मैसेज करें, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसा आपको मिल जाए जिसको लग रहा हो कि इसको कैसे डील करेंगे और इस चैप्टर से रिलेटेड तो भी पूछ सकते हैं, या पीई का कहीं से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं, क्योंकि हम लोग का पूरा लाइफ पीई में ही बीत रहा है, फिजिकल में ही। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।